नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज़ बरोज़ एक खास मुद्दे को हम उठाते हैं और उसको टटोलने की कोशिश करते हैं, उसके तमाम सियासी मायने भी निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो मुद्दा उठा रहे हैं हम, उस मुद्दे में कहीं ना कहीं 68 साल बाद एक बार फिर से हम आईना देखने की कोशिश कर रहे हैं। इन 68 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या स्थिति है इस दुनिया के अंदर हमारी। एक तरफ हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत है क्या? आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। यूएन रिपोर्ट का खुलासा, दुनिया के 1/3 गरीब भारत में। 5 साल से कम आयु में मरने वाले बच्चों की भारत में सबसे ज्यादा संख्या। बड़ा सवाल, 68 साल बाद भी आखिर क्यों है ऐसा? आज का एजेंडा, जी हाँ, यूएन की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के जो सबसे गरीब लोग हैं, करीब 120 करोड़ आबादी बताई गई है, उसमें से 1/3 यानी करीब 40 करोड़ गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब हिंदुस्तान में रहते हैं। बच्चों के मरनों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या 5 साल के अंदर बच्चे मरने की संख्या जो है वो भारत के अंदर है। ये संख्या करीब 14 लाख बच्चों की है जो कि 5 साल उम्र होते होते दम तोड़ देते हैं। ये स्थिति है। इसके अलावा अगर हम बात करें, करीब 60% लोग ऐसे हैं अभी भी हिंदुस्तान में या दुनिया भर में, जो आबादी जो बाहर शौचालय के लिए जाती है, उसमें से 60% आबादी जो है वो हिंदुस्तान की है जो कि बाहर शौच के लिए आती है। तमाम ऐसे आंकड़े हैं। इन आंकड़ों पे आगे भी और तमाम आंकड़े हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। आखिर में 68 साल की स्थिति में हमने क्या पाया? एक तरफ हम बात बुलेट ट्रेन की कर रहे हैं, एक तरफ हम मार्स में मिशन भेजने की बात कर रहे हैं, एक तरफ तमाम आर्थिक प्रगति की बातें हो रही हैं, और एक सच्चाई ये भी है कि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी खाने को लेकर के, अभी भी ठीक से शौच को लेकर के, अभी भी पैदा होने के बाद जिंदा रहने की जद्दोजहद में गुजार रही है। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ तमाम खास पैनलिस्ट मौजूद हैं। तमाम पैनलिस्ट और जुड़ेंगे। आपको सबसे पहले उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, सबसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ हरिकेश बहादुर जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस से सांसद भी रह चुके हैं, ताकि तमाम सियासी मामलों पे भी इनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है। थोड़ी देर में हमारे साथ नंदकिशोर गर्ग जी होंगे, वरिष्ठ नेता बीजेपी के। क्या मौजूदा सरकार की रणनीति होगी, ये उनसे समझने की कोशिश करेंगे। शरद कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योजना आयोग से जुड़े रहे हैं, सीनियर इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे आखिर में जो आर्थिक आंकड़े जारी होते हैं उसके मायने क्या है। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे, इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इन तमाम सालों के दौरान हमने क्या कुछ खोया है, क्या पाया है, क्या ज़मीनी हकीकत है हिंदुस्तान की। सबसे पहले उपेंद्र जी आपके पास ही आएंगे। आप तमाम लंबे समय से आर्थिक रूप से भी, आर्थिक पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, 68 साल आज़ादी के हो गए हैं, अब हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, हम 8% जीडीपी की बात कर रहे हैं, हम सबसे बड़ी इकॉनमी की बात बनने की कर रहे हैं, सबसे बड़ी शक्ति बनने की बात कर रहे हैं। 1/3 आबादी दुनिया की जो सबसे गरीब है वो हिंदुस्तान के अंदर रह रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम आंकड़ों को? ये क्या आपको लगता है ये चिंताजनक आंकड़े हैं, या आपको लगता है कि आबादी इतनी ज़्यादा है इस वजह से आंकड़े बड़े होकर के दिखाई दे रहे हैं, या आपको अभी भी लगता है कि ये स्थिति वाकई में भारत के लिए ठीक नहीं है? इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात होती रहती है, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ है नहीं। एक भारत है और एक इंडिया है। इंडिया है जो समय समय पर शाइन भी करता है, एक भारत है जो पहले भी गरीब था और आज भी गरीब। देखिए, पूरे देश, दुनिया की जो आबादी है उसका करीब 16-17% भारत में है। ठीक है। तो पूरे विश्व की आबादी का 6ठा हिस्सा तो भारत में है ही। अब है कि 1/3 गरीब भारत में है। इसका मतलब है कि जितना इसका हिस्सा है आबादी में, उसे दुगनी आबादी गरीब है। तो मानना पड़ेगा कि भारत है जो गरीब, भारत की ये जो गरीबी है वो वास्तव में बहुत ही चिंताजनक। अगर 16% 17% होता तब भी हम कहते कि चलो ये एवरेज है, क्योंकि हमारे देश की आबादी ही इतनी है और गरीबों में भी हमारा उतना ही हिस्सेदारी है जितनी की आबादी में हिस्सेदारी है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की, हमारे नीति निर्माताओं की, और ये योजना की विफलता आप कह सकते हैं। प्रथम योजना जो बनी उसी समय से हमारे जो प्लानिंग कमीशन का जो मोटो था, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, मतलब है कि विकास के साथ सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ये नहीं होगा, लोपसाइडेड नहीं होगा, किसी को बहुत ज़्यादा इनकम हो, किसी को बहुत कम इनकम हो। तो इसके लिए यही हमारा था पहले योजना का, दूसरी योजना का, और लगभग सारी योजनाओं का ये रहा है। बाद में हमने योजना प्रक्रिया को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। तो उस समय भी
जब योजना आयोग मजबूत था तब भी बहुत सारे काम जो हो सकते थे, होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। उसका कारण ये है कि हमने अब इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पर अपने को डिपेंडेंट बना दिया कि जितनी उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा उस पर आप काम दे रहे हैं। वह अक्षम है और भ्रष्ट है, तो उसका भ्रष्ट होना, अक्षम होना, इसके कारण सरकार की जितनी भी योजनाएं थी सब फेल होती चली गई। टारगेट रिलेटेड योजना होती थी और ऑब्जेक्टिव नहीं। तो टारगेट के रूप में आपने दिखला दिया पेपर पर कि जी हम तो इतना हो गए। अभी अभी से पहले जो योजना आयोग का फिगर था उसमें 25% बतलाया जा रहा था, 24% बतलाया जा रहा था बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर 24% बिलो पॉवर्टी लाइन है और 120 करोड़ की आबादी आपकी है तो उस हिसाब से कितना होना चाहिए? इसका 24-25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए और बतलाया ही जा रहा था। लेकिन आप सिर्फ टारगेट इन नंबर आप एक कर रहे हैं और उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। अगर उद्देश्य पूरा होता योजना का तो इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं वो नहीं आते। दूसरा कारण है कि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पर हमने उस पर बहुत कम ध्यान दिया। श्रीलंका में बेहतर स्थिति है भारत से, जबकि आर्थिक विकास के मामले में हम श्रीलंका से बहुत आगे हैं। लेकिन आप ह्यूमन इंडिकेटर्स आप देखेंगे, देखिएगा वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर है, वहाँ के लोगों की शिक्षा की स्थिति बेहतर है, वहाँ सैनिटेशन भी इससे बेहतर है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सैनिटेशन तीनों के मामले में भारत है जो अपने पड़ोसी श्रीलंका से पीछे ही नहीं बल्कि बहुत पीछे है। वहाँ जो आप साक्षरता दर देखिए कि कितना आगे बढ़ गई है, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी है। तो ये जो हमारे यहाँ जो इनकम डिस्पैरिटी है, फिर ये जो 1991 से शुरू हुआ कि पहले जो मॉडल था नेहरू महालनोबिस मॉडल्स को बोलते थे, इसमें कि प्लानिंग कमीशन को वरीयता दी गई थी, बाजार और प्लानिंग में उसको वरीयता दी गई, प्लानिंग को वरीयता दी गई, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सेक्टर को वरीयता दी गई। उसके बाद ये जो चेंज हुआ कि वरीयता मार्केट पर हमें जाना है, तो मार्केट पर जाने के बाद है कि और स्थिति वो बिगड़ती जा रही है। ठीक है कि जो परसेंटेज है मध्य वर्ग का वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो बाकी है उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। मतलब है कि उनकी कीमत पर आप कुछ लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ये जो क्या बहुत सारे आप देखिए कि इंडियन की जो कंपनी है वो मल्टीनेशनल कंपनी बन रही है, विदेशों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो उसके पीछे ताकत क्या है? यहाँ पर चीप लेबर है, यहाँ रिसोर्सेज हैं, मतलब है कि ये मिनरल्स वगैरह हैं, तो चीप मिनरल्स, चीप लेबर, उसके द्वारा जो आपका सरप्लस हो रहा है तो सरप्लस का आप विदेशों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो जो सरप्लस है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा लोगों के विकास में। और आप देखिए कि ये जो खास करके जो मिनरली रिच इलाका है वहाँ गरीबी सबसे ज़्यादा है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आपका जो महाराष्ट्र का वो इलाका जहाँ की मिनरल रिच इलाका है, विदर्भ वगैरह है, वहाँ देखिए सबसे बुरी स्थिति है। तो ये जो हमारे जो प्लानर्स हैं उनका एक तो रीजनल बैलेंस बनाने में विफल रहे, फिर सोशल जस्टिस को बोलते हैं ग्रोथ वाला। आजकल सोशल जस्टिस का मतलब आरक्षण से लेता है, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में सोशल जस्टिस का मतलब वही है कि इनकम डिस्पैरिटी कम से कम हो। तो उसका ध्यान नहीं दिया इनकम डिस्पैरिटी का। तो ये जो बेसिक जो गलतियां हुई उसको सुधारने की कोई कोशिश नहीं की गई। कुछ और जो तरीका भी मनरेगा वगैरह क्या किया जा रहा है, इससे और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इससे और लूट बढ़ रही है, तो नीचे तक आप लोगों को भ्रष्ट बना रहे हैं। लास्ट पर्सन जो है समाज का उस तक चीजें नहीं पहुंच पा रही है, उस तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए जरा शरद कुमार जी से बातचीत करते हैं। शरद जी, आप योजना आयोग से जुड़े रहे हैं, योजना आयोग का मुद्दा भी उपेंद्र जी उठा रहे थे, आर्थिक सलाहकार भी आप रहे हैं योजना आयोग के। आपसे समझना चाहेंगे, इतनी योजनाएं 1947 से लेकर अब तक सारी योजनाएं इस देश की लगभग जो है गरीबों को सेंटर में रह करके राजनीति चलती है। तमाम मुद्दे जब भी उठाए जाते हैं गरीबी की बात होती है। गरीबी हटाओ से लेकर के नारा शुरू हुआ था, आज भी हम गरीबी हटाने और एक वक्त की रोटी की बात हम इस चुनाव के दौरान जो राहुल गांधी के बयान सुन रहे थे उसमें भी कहा गया था एक रोटी मिल गई है, अब छत की व्यवस्था करने की बात हो रही है। अभी तक इतना सब कुछ प्रयास के बावजूद आखिर में जो आखिरी व्यक्ति है समाज का उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, भारतवर्ष एक बहुत ही बड़ा देश है और इसकी समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ तक गरीबी है वो एक अभिशाप है। पर जहाँ तक आज चर्चा का विषय है, हम लोग इसलिए
अभी चर्चा कर रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट आई है जहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात है। नाउ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को आप देखने की कोशिश करें तो ये कमिटमेंट या ये जो उद्देश्य था, ये जो एजेंडा था, जो टारगेट था, वो 2000 में निश्चित किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि हम लोग पूरे देश में जितने भी देश हैं वो कोशिश करेंगे कि जो पॉवर्टी है उस समय उसको हमें आधा करना है ना। उसको वर्ल्ड में पहले भी आपका हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत थी, तो जो हमारे दुनिया भर के लोग थे उनको ये जरूर ये चिंता थी कि भाई इस उद्देश्य में भी हम सफल होना चाहते हैं तो जिस देश में ज़्यादा, जिन देशों में ज़्यादा गरीबी है, जब तक वो लोग नहीं सक्सीड करेंगे उनका वो टारगेट पूरा नहीं होगा। तो शुरू से ही नेचुरली जो हम भारतवर्ष जैसा देश, चीन जैसा देश और भी अफ्रीका के जो जैसे देशों की तरफ लोगों की नज़र थी और वर्ल्ड कम्युनिटी ने कमिट किया था कि वो इस अभियान में योगदान देंगे। अब 2000 टारगेट था उनका 2015, अब 1 साल बचा है। अब वास्तव में उनके जो अभियान था उसमें कितनी सफलता मिली है इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग को नहीं है, जो कि 2015 में जो फिर नया एजेंडा सेट किया जाएगा उसमें ही हम लोगों को पता चलेगा कि जो 2000 में जो उद्देश्य इन्होंने निश्चित किया था उसमें कितनी सफलता मिली है। पर इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग जो योजना आयोग में काम कर रहे थे, हमें ये जानकारी थी कि भाई हिंदुस्तान का बहुत महत्व है जहाँ तक इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। और हमें जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ इसमें भारत ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और उस 2000 के कंपैरिजन में अभी हम लोग को काफ़ी सफलता मिली है। पर भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है और अभी जैसे कि ये कहा गया कि भाई सीलोन में जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है वो बेटर है, पर आप देखिए हिंदुस्तान में भी डिफरेंट स्टेट्स हैं। अब आप यदि कुछ जो मोर डेवलप्ड स्टेट्स हैं जैसे कि केरला हुआ या कुछ और भी, अब तो गुजरात भी अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है कि सम स्टेट्स, जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे स्थिति दूसरे देशों से अच्छी है। तो हमारे यहाँ गरीबी है किधर? अब देखिए उसमें भी जैसे कि आपका ईस्टर्न इंडिया है, वहाँ पे इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी ज़्यादा है। हम लोगों को उस तरह कोशिश करनी पड़ेगी। उसके अलावे है क्या कि आपको ये भी आश्चर्य होगा कि कुछ सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रही है, कुछ सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर है उसमें उतनी प्रगति नहीं है। जैसे आपका आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर ने कमाल ही कर दिया है और वहाँ पे जो इनकम लेवल्स हैं वो दूसरे सेक्टर से बहुत आगे हैं। सो जो इकोनॉमिक्स है, जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसमें हम लोगों को नई तरीके से सोचने की ज़रूरत है। तमाम चीज़ें आपने बोली हैं सर, आपने आईटी सेक्टर की बात की, तमाम सेक्टर्स की बात की। खैर उस क्षेत्र को, ऐसे क्षेत्र को तो हम छू ही नहीं रहे हैं जो कि अपने आप में काफ़ी हद तक जिसने एक अचीव कर ली है गोल। हम बात उस तबके की कर रहे हैं जो तब भी, जो आज़ादी के समय भी उसी स्थिति पे था और आज भी उसी स्थिति में। तमाम नंबर्स हैं, आपने कहा कि भारत ने बहुत कुछ अचीव किया है, मैं उस पर भी आपसे पूछूंगा सवाल, लेकिन एक एक रिएक्शन जरा मैं अपने बाकी मेहमानों से ले लूँ। हरकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप लंबे समय से राजनीति में भी रहे हैं, लंबे समय से आप देख रहे हैं किस तरीके से आज तक 2014 में भी हम गरीबी को लेकर के, 2 वक्त के खाने को लेकर के ही चुनाव जीतने की बातचीत करते हैं। विकास की बात होती है तो बिजली, सड़क, पानी, खाना, ये तमाम मुद्दे ही रह जाते हैं। गरीब, चाहे वो नरेंद्र मोदी के भाषण हो चाहे राहुल गांधी के भाषण हो, गरीबी क्या होती है? नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि मैं जानता हूँ, राहुल गांधी बोल रहे थे अब एक वक्त का खाना खाएंगे, मनरेगा की वजह से खाना मिल रहा है, फूड सिक्योरिटी बिल ले आए हैं उसकी वजह से खाना मिल रहा है, सबको खाना मिलेगा। अभी तक हम यही ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल कर पाए कि हमारे देश के जो 125 करोड़ लोग हैं उनको उनका पेट भर पाए। किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं? गरीबी हटाओ 1950 से हम सुन रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि भारत जब आज़ाद हुआ हमको वहाँ से देखना चाहिए उस समय हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी जी, और आज हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। उस समय हमारी पॉपुलेशन क्या थी, आज हमारी पॉपुलेशन क्या है। एक बात मैं बहुत बुनियादी तरीके से देखता हूँ कि भारत जब आज़ाद हुआ था लगभग 30 करोड़ उस समय अगर आबादी रही हो जी, तो आज
उस 30 करोड़ में काफ़ी लोग उस समय गरीबी की रेखा के नीचे थे। वो आप कह सकते हैं कि वो पॉपुलेशन जो गरीबी की रेखा के नीचे रही होगी वो 70% से भी ज़्यादा रही होगी जी। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत तेज़ी के साथ हुआ। वो 30 करोड़ की आबादी आज 120 करोड़ 125 करोड़ पर पहुंच रही है जी। और जितनी आबादी उस समय टोटल थी उतने लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं, या उससे कुछ ज्यादा ही होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे। यानी उतनी पॉपुलेशन जितनी वो थी वो आज भी गरीबी की रेखा के नीचे है। लेकिन जबकि पॉपुलेशन बढ़ करके 120 करोड़ या 125 करोड़ है आज की तारीख में। तो ऐसी स्थिति में ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि जो कुछ आपने आज तक किया उसका कुछ लाभ जरूर मिला कि कम से कम आज आपके 90 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर माने जा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ हुआ नहीं। एक सबसे बड़ी समस्या देश की है कि इस बढ़ती हुई आबादी को हम किस तरह से नियंत्रित करें। यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इसको, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं, मान लीजिए आपने प्लान किया कि आप 10 साल में 25 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, अपने जो आपने प्रोजेक्ट और प्लान तैयार किया, लेकिन इतने में ही उस 10 साल की जो योजना आपने बनाई 25 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए, उतने ही देर में आपने देखा कि रोजगार मांगने वाले लोगों की संख्या बढ़ के 50 लाख हो गई या 60 लाख हो गई। तो आपने 25 ही के लिए योजना बना सके, क्योंकि आपके पास संसाधन भी उतने ही थे। और संसाधन अगर आपके पास जो रहेंगे, आपकी सारी प्लानिंग भी उतने ही पर होगी। जेब में अगर 100 रुपया है और 300 रुपए का खर्चा हमारे सामने है, तो हमको तो उसी 100 रुपए में ही सब कुछ बांटना पड़ेगा। तो एक तो यह भी एक बड़ा भारी हमारे देश के साथ समस्या रही। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर नहीं होगा तो जब गरीबी नहीं मिटेगी, क्योंकि जहां रोजगार मिलता, अगर एक परिवार का एक आदमी भी रोजगार पा जाता है तो उस परिवार की गरीबी दूर हो जाती है, बहुत हद तक दूर हो जाती है, कम से कम आप कह सकते हैं कि कम हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो स्पीड हमारी है वह बहुत हैम्पर भी करती है। उसमें 2 कारण मुख्य हैं। एक तो देश में फैला हुआ है भ्रष्टाचार, दूसरा ये कि हम लोगों में काम न करने की, जिसे काम चोरी आप कह सकते हैं, काम न करने की प्रवृत्ति भी एक बहुत बड़ा इसमें एक बाधा है। दूसरी चीज मैंने पाया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक, एक मिनट, हम जो कह रहे हैं इसको ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा, चलिए। ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल के जो सिस्टम हम अप्लाई कर रहे हैं, हम समझते हैं कि इससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा। बात भी सही है, आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है उससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा। हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, इससे जरा सा समझिए। हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर फर्टिलाइजर में करीब 3,500 आदमी काम कर रहे थे और उसका लगभग 500 टन यूरिया का प्रोडक्शन था पर डे का। अच्छा। उसको बढ़ा करके वो एक प्लान आया था कि क्रिप्को को दे दिया जाए, क्योंकि प्लांट बंद हो गया था, FCI का प्लांट था। तो क्रिप्को के लोगों ने उसे 5,000 की जगह पर, मतलब उसका करीब 500 की जगह पर 5,000 टन पर डे का प्रोडक्शन, या इस तरह से कुछ उसका बनाया कि हम करेंगे। लेकिन हम ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल उसमें सारा जितना हमारा ये कंप्यूटराइजेशन है और सारी चीजें उसमें लागू करेंगे। तो हमने पूछा कि एम्प्लॉयमेंट कितना मिलेगा, तो उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने हमसे कहा कि एम्प्लॉयमेंट तो बहुत कम होगा। मैंने कहा कितना होगा? उन्होंने कहा कि 250। अब सोचिए, जब 500 टन का प्रोडक्शन था या तो उस समय एम्प्लॉयमेंट मिला था करीब 2,500 लोगों को। और जब आपका उसे बढ़ा के 5,000 टन कर देंगे, एग्जैक्ट फिगर हमें ये नहीं याद है, लेकिन उन्होंने कहा कि उसमें 250 आदमी काम करेंगे। तो अब बताइए कि प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम हुआ, क्योंकि हमको केवल अब उसमें स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ी कि एक कंट्रोल रूम में बैठ करके एक कंप्यूटर इंजीनियर एक जगह से बैठ करके प्लांट के मोर देन 50% चीजों को कंट्रोल कर लेगा, वहीं से बैठ करके काम करता हुआ। तो ये भी एक बड़ा भारी फैक्टर हुआ कि जो कुछ हमारा प्रोडक्शन अगर बढ़ा भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उनकी वजह से प्रॉब्लम आई। और इसे आप रोक भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसको रोकते हैं तो प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। बिल्कुल। तो ये इसमें भी, उसके बावजूद भी हमारा अपना मानना है कि ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल को हमें लागू करना चाहिए।
लेकिन उसको थोड़ा सीमित करना चाहिए। हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि उस मामले में हम बैंकरप्ट हो जाएं और कल उसकी जरूरत पड़े तो हम दुनिया के देशों के पास भीख मांगते हुए घूमें। लेकिन उसका बहुत जबरदस्त तरीके से प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कमी आती है। जैसे उपेंद्र जी ने कहा कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र भी बहुत सारा तो अभी देखिए मानसून पर ही डिपेंड करता है। इसी साल हाहाकार मचा हुआ है कि सूखा सूखा सूखा। तो ये एक इतनी बड़ी समस्या है पानी की, मानसून की, कि कृषि इससे इतना हैम्पर हो रही कि 1995 के बाद से लेके आज तक लगभग 2 लाख किसान इस देश के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी सरकारें आई गई, हम किसी सरकार के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जो मौलिक सवाल है आपके सामने वो मैं आपसे कर रहा हूँ। आबादी बढ़ने का रेट यह है कि 2050 तक ये माना जा रहा है कि भारत की आबादी चीन से ज्यादा हो जाएगी। चीन की आबादी उस समय लगभग 1.3 बिलियन होगी, जबकि हम 1.6 बिलियन, माने हम 160 करोड़ हो जाएंगे और चीन 130 करोड़ रहेगा। अच्छा, एक दूसरी बात आपको बतावें कि जो विकास में एक बड़ा भारी मैटर करता है, जो मामला महत्व रखता है, वो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है। आप यहाँ से 200 किलोमीटर की सड़क एक प्लान कर दीजिए कि जरूरी है सीधी स्ट्रेट रोड यहाँ से बननी है मेरठ तक जाने के लिए, मान लीजिए आपने बनाया। उसके लिए आप जब सड़क बनाने की कोशिश करेंगे तो इतना अवरोध खड़ा होगा, इतने डिमांस्ट्रेशन, प्रदर्शन, धरना, ये वो तमाम कोर्ट से स्टे ऑर्डर, कि उस सड़क को अगर आपने प्लान किया 6 महीने में आप बना लेते, जो चीन में बन जाएगा, लेकिन भारत में उसे बनाने में 6 साल लग जाएगा। तो पॉलिटिकल सिस्टम भी डेवलपमेंट पर बड़ा प्रभाव डालता है। इसको मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है और हमारा ख्याल आप सब लोग इसका अनुभव करते होंगे। अब हिंदुस्तान की स्थिति तो रही कि देखिए 1994 में 49.4%, यही जिस रिपोर्ट को आप डिस्कस कर रहे हैं, 49.4% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे। सारा डेवलपमेंट करने के बावजूद 2005 में वो 42% रह गए। 2010 तक उनका है 32.7%, जबकि चीन को ही देखिए 1990 में 60% था। मैं उसी पर आ रहा था सर, मैं 2005 में 16% और आज वो 12%। मैं इसी पर आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ा, उसका पुष्पेंद्र जी की भी राय लेंगे। और तमाम जो बातें कही जा रही हैं, चाहे वो शरद जी की तरफ से कही गई हों या फिर हरकेश जी जो तमाम बातें कह रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर में हम क्यों नहीं चीन का मुकाबला कर सकते हैं, जिस तरीके से चीन ने गरीबी हटाई है। गरीबी हटाने के मामले में चीन इस समय तमाम देशों से काफ़ी आगे निकल चुका है। क्यों और हम क्यों पीछे, इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।